संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अपनी गाड़ी पे गाड़ी है, गाड़ी है हमारी है, खत लिखा है ये हमसे पूछा है। आपको बताया कि नहीं गाड़ियाँ मेरी सब लोग किया, मैंने बताया अब बता ही रहे हैं। क्या बोला 4 बजे स्टार्ट होगी क्या? किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे। जो भारत को वैश्विक सैन्य शक्ति में चौथे स्थान पर सुशोभित करते हैं, फिर वो चाहे भारतीय सेना की भारी वर्दी हो या वायुसेना की किसी जेट विमान की गूंज, या फिर चाहे उस अनंत समुद्र की रखवाली करने वाले भारतीय नौसैनिक बेड़े, भारतीय रक्षा सेनाएं एक जीवन श्रेष्ठ जीवन को चरितार्थ करती हैं। जंग और उसमें मिली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। और इस जीत के साथ भारतीय सेना ने अपने भविष्य के युद्धों में जीत की नींव रखी, फिर वो चाहे 1984 का सियाचिन युद्ध हो, 1999 का कारगिल हो, या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान का घाव हमेशा ताजा ही रहेगा। भारतीय सेना ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है, जंग न भी हो तो बेहतर है, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि शांति और न्याय के लिए हथियार उठाना जरूरी हो जाता है। सन 1971 में भी ऐसे ही हालात बन गए थे, जब मानव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जंग की ज्यादातर कार्रवाई तो पूर्वी मोर्चे पर हो रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर जो हुआ उसने सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यहाँ मुश्किलों को पार करके वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस की वो गाथा लिखी गई जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। 4 दिसंबर 1971 की उस सर्द चांदनी रात में जिस निर्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उसे आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण क्षेत्र, जिसने 1971 के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका अदा की। सन 1947 में जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत से भारत पर हमला किया। भारत ने कश्मीर में होने वाले हर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की।
जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही डूब गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी को पाकिस्तानी संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने विधिवत निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बजाय उन पर आतंकवाद का शासन थोप दिया, जिससे मजबूर होकर 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरणार्थी बनकर आश्रय लेना पड़ा। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल टिक्का खान की क्रूर दमनकारी नीतियों के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान को एक नई पहचान दिलाने के लिए संघर्षशील वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। इस कारण पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला करने का फैसला किया। बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पाकिस्तानी हमले का शिकार बनने वाली पहली कुछ जगहों में से एक थी। 4 दिसंबर 1971 की रात में लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। उस हलचल में उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वहां बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। सर, हेडिंग टुवर्ड्स लोंगेवाला हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पोस्ट पे हमला करेंगे सर। ओवर। मेजर आत्मा सिंह, जो सीमा निरीक्षण पोस्ट से उड़ान भर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी की जानकारी दी जो सीमा से 16 किलोमीटर दूर थी, जिसमें लगभग 3000 जवानों की इन्फेंट्री ब्रिगेड, 48 टैंक और बख्तर-बम गाड़ियां आदि थे, और इस सर्व भारत पर हमला करने लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना की ये पोस्ट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान में 23 पंजाब इन्फेंट्री सोल्जर्स और बीएसएफ की एक टुकड़ी ने संभाल रखी थी। इनके पास न तो तोपखाना था, न कोई टैंक सपोर्ट थी, न किसी तरह की बारूदी सुरंगें थी, और न ही वायुसेना की कोई सपोर्ट थी। मैंने अपने हेडक्वार्टर से तुरंत सैन्य सहायता, हथियार, गोला बारूद वगैरह की अर्जेंट हेल्प भेजने की रिक्वेस्ट की, पर मुझसे कहा गया कि मैं दुश्मन को रोकूं या फिर पोस्ट छोड़कर रामगढ़ की ओर वापस आ सकता हूं, क्योंकि कोई मदद 6 घंटे से पहले पहुंचना मुश्किल है। कोई ट्रांसपोर्ट न होते हुए भी आते हुए दुश्मन को रोकने के लिए मैंने अपनी पोस्ट पर डटकर रुके रहने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए और मेरे जवानों के लिए सब कुछ था। प्रोविजन, वाटर, आर्म्स और एम्यूनेशन। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती, और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमांड ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है, और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। समझिए, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे।
मोर्चा संभालो। देव शिवा पर मोह के शुभ कर मन ते कब हो न डरो अरसों जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपनी मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपनी रिकॉयललेस राइफल संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लदे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था। पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ लेकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे गंवा दिए। सुबह की रोशनी उन्हें मात देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोहे वाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे। भारतीय सेना की कंपनी बराबर नफरी ने अपने से कई गुना बड़ी ब्रिगेड को राइफल, मशीन गन और मोर्टार के फायर से पूरी रात रोके रखा और उनके 12 टैंक तबाह कर दिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स को अपने हमले का प्लान विफल होता नजर आया। सुबह होने तक भी पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर पांव नहीं जमा पाई थी। और बढ़ते ही आसमान में हमारी भारतीय वायुसेना के हंटर प्लेन आ गए थे। उन्होंने हमारे शहर में घुसे पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। There was no panic as such, but we decided to change the armament load of the aircraft. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।